हमारी कंपनी का नाम द नेक्स्ट जेन डिज़ाइन है। हमारी कंपनी वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बहुत ही कम रेट में प्रदान करती है। हमारा मकसद आपके बिजनेस को बढ़ाना है। हमसे जुड़ने के बाद आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी बहुत ही कम समय में देख पाएंगे। सो जुड़िए हमारे साथ और देखिए अपने व्यापार में आश्चर्यजनक बदलाव। Consumption of drugs, tobacco and alcohol is injurious to health. This audio presentation does not endorse drug, tobacco or alcohol abuse in any form. Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch. Trailer Nights, only on YouTube. विश्व साहित्य की रोमांचकारी और जासूसी कहानियों से अलंकृत हमारी एक विशेष प्रस्तुति थ्रिलर नाइट्स। आज आप सुनेंगे सत्यजीत राय की रचित डिटेक्टिव स्टोरी फेलुदा एंड हैप्पी गो लकी। सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 साल में हुआ था। अपने जीवन काल में उन्होंने कई उपलब्धियां अर्जन की थी। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक फेलुदा, प्रोफेसर शंकु, तारिणी खुरो का नाम आता है। उन्हें सम्मानित किया गया है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और अंत में उन्हें मिला एकेडमी ऑनरी ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 में हुई थी। शुरू हो रहा है फेलुदा एंड हैप्पी गो लकी। मेरा नाम तोपेश रंजन मित्तिर है। उम्र 20 साल। ये कहानी मेरे कजन भैया मिस्टर प्रदोष चंद्र मित्तिर की है। आप लोग इन्हें पीसी मित्तिर या प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर प्रदोष चंद्र मित्तिर के नाम से जानते हैं। मेरे भैया की कई रोमांचकारी कहानियां आपने सुनी होगी और कुछ पेपर या क्रॉनिकल्स में पढ़ी होगी, मगर इस केस के बारे में ना आपने सुना होगा ना पढ़ा होगा। केस के बारे में बताने से पहले आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। हम भारत के पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रहने वाले लोग हैं। मेरे कजिन के करीबी दोस्तों में एक थे उस समय के महानायक श्री उत्तम कुमार। हमेशा हमारे घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। भैया को वो बहुत एडमायर करते थे। कहते थे, तेरी जिंदगी मुझे बहुत आकर्षित करती है। छोटी उम्र में माँ बाप को खो देना, चाचा चाची के पास पलना, तेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, सब कुछ। उन्होंने ही हमारा परिचय श्री सत्यजीत रे से करवाया। सत्यजीत जी के फ्लैट में मैं और भैया उत्तम कुमार के साथ ही गए थे। सत्यजीत रे की मूवी नायक रिलीज होने से पहले जब उन्हें पता चला कि भैया प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, तो उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का ऑफर दिया। भैया ने उन्हें हंसते हंसते हुए कहा, मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। मैं हम पर्दे से दूर ही अच्छा हूँ। थैंक यू आपके ऑफर के लिए। मेरी हॉबीज में से एक है नोट्स लिखना। मेरे भैया के हर केस की नोट्स मैं अपनी ब्लैक बुक में लिख लेता हूँ। ब्लैक बुक हमेशा मेरे साथ ही रहती है, इसीलिए फ्लैट में जब मौका मिला तो मैंने अपनी नोट्स राइटिंग सत्यजीत सर को भी दिखाई। दिखाते ही उनकी आंखों में एक चमक देखा मैंने। उन्होंने कहा, जानते तो हो ही कि हम दोबारा से संदेश मैगजीन पब्लिश कर रहे हैं। अगर मैं वहीं तुम्हारे भैया के केसेस कहानी के रूप में अपने शब्दों में सजाकर तुम्हारे नाम से पब्लिश करूं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं तो सुनते ही राजी हो गया। जब तक सत्यजीत रे जिंदा रहे तब तक लिखते रहे हमारी कहानियां मेरे नाम से। मगर कुछ ऐसे भी केस थे जो वो लिख नहीं पाए। उनमें से एक आज मैं आपको सुनाता हूँ। रेस को लेकर हमारे भैया मतलब फेलुदा हमेशा ही एक्साइटेड रहते थे और उनके नसीब में सब रेस से आदि क्लाइंट ही आते थे। गिरीन बिस्वास, प्रद्युमन मल्लिक, दीनानाथ लाहिड़ी, अरुण चौधरी से लेकर प्रवीर मजूमदार तक। वैसे भैया कभी खुद रेस के मैदान में नहीं गए। जुए से वो हमेशा दूर ही रहते थे। वो कहते थे, हमेशा
महाभारत के युधिष्ठिर की हालत याद रखना। जुए के खेल ने उनकी क्या दशा कर दी थी। अगर ये बात याद रहेगी तो कभी भी तुम जुए के खेल के बारे में नहीं सोचोगे। इसी मेरे भैया को रेस के मैदान में पड़ा रहना पड़ा 7 दिन एक केस के चक्कर में। ये मामला घटा था हमारे इलोरा जाने से करीब 2 साल पहले। तब मैं क्लास 8 में था। उस दिन सुबह बाकी के दिनों की तरह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे भैया। मैं बाजू में बैठकर एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। किताब का नाम था डेंजरस एडवेंचर्स। मैं जब भी अपनी किताब के मिडिल में पहुंचा तभी दरवाजे पर दस्तक हुआ। कोई दरवाजा को जोर जोर से पीट रहा था। न्यू क्लाइंट और काफी बेचैनी में है, वरना कॉलिंग बेल रहते क्यों कोई दरवाजा इस तरह से नॉक करेगा। इतना कहते कहते भैया ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक शॉर्ट हाइट गोरा सा छोटे छोटे बालों वाला आदमी घर के अंदर आया। ये पहचानने में कोई तकलीफ नहीं हुआ कि वो एक हिंदुस्तानी यानी नॉन बंगाली आदमी था। मिस्टर मित्तिर, আপনি আমাকে বাঁচালেন। পুলিশ আমাকে ফাঁসানোর চক্করে আছে। আমি কিছু করিনি মিস্টার মিত্তির। उस आदमी ने अपना परिचय दिया। उनका नाम जोसेफ ब्राउन था। पेशे से हॉर्स जॉकी थे, एंग्लो इंडियन। तभी ख्याल आया कि उनके पैर आश्चर्यजनक तरीके से मुड़े हुए थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि जॉकी पेशे में जो भी होते हैं उनके पैर ऐसे ही मुड़े होते हैं। केस क्या है? वो हैप्पी को लकी को किसी ने जहर दे दिया है। ही इज डेड एंड पुलिस इज सस्पेक्टिंग मी मिस्टर मित्तिर। पता चला कि उस हफ्ते कोलकाता में एक बहुत बड़ी रेस की बेटिंग होने वाली थी और उसमें दौड़ेगा हैप्पी को लकी नाम का एक घोड़ा। घोड़ा दिखने में बिल्कुल दूध जैसा सफेद और उसके सिर के बीच में एक काला दाग है जैसे कि कोई काला टीका। हैप्पी को लकी का मालिक कोलकाता में एक बड़ा व्यापारी था, राज वल्लभ गोयन का। पारिवारिक व्यापारी नहीं थे, अपने दम पे आज इस मकाम तक पहुंचे थे। शादी नहीं की थी। दक्षिण कलकत्ता में उनका एक घर था, बहुत बड़ा। कल शाम को भी जब वो घोड़े को प्रैक्टिस करवा रहे थे तब भी घोड़ा बिल्कुल फुर्तीला था। उसे अस्तबल में रखकर मालिक राजवल्लभ उसके पीठ में हाथ फिरा रहे थे, उसे प्यार करते थे। ये उनकी बरसों पुरानी आदत थी। ठीक तभी से हैप्पी को लकी अजीब सी हरकतें कर रहा था। कई बार कोशिश करने पर भी उसने पीठ पर हाथ फेरने नहीं दिया। पूरे समय वो अस्थिर था। राजवल्लभ बहुत देर तक कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने जोसेफ से हंटर लाने को कहा। वो हंटर इस्तेमाल में आया ही नहीं। जब तक हंटर आया तब तक राजवल्लभ हार मान चुके थे। थक कर वापस जाते हुए सर हिला रहे थे। क्या बात है, हैप्पी तो ऐसा नहीं करता है। पता नहीं उसे आज क्या हुआ है। उस रात हैप्पी को लकी ने कुछ नहीं खाया। जोसेफ की लाख कोशिशों के बावजूद भी हैप्पी को खाना नहीं खिला सका। किसी अज्ञात कारण से हैप्पी बार बार अपने मुंह को घुमा ले रहा था। सुबह उठकर जोसेफ ने देखा कि हैप्पी की मौत हो चुकी है। उसका सारा शरीर जम चुका था। राजवल्लभ ने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। पुलिस का मानना है कि पैसों की लालच में आकर जोसेफ ने ही हैप्पी को लकी का खून किया है ताकि वो रेस की बेटिंग ना जीत सके। जोसेफ मदद के लिए रेस के मैदान में जाने वाले दीनानाथ लाहिड़ी को फ़ोन करके और उनके सुझाव को मानकर हमारे पास आया है। जोसेफ के साथ हमारी बात चल रही थी कि तभी हमारे घर के सामने एक जीप आके रुकी। उसके बाद कॉलिंग बेल की आवाज आई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही घर में आए एक वर्दीधार सुदृढ़ पुलिस ऑफिसर। मैं पार्क स्ट्रीट थाने से आया हूँ, मिस्टर जोसेफ ब्राउन, आपके लिए अरेस्ट वारंट है, चलिए हमारे साथ। जोसेफ की आंखों से आंसू निकल आए। भैया ने जोसेफ से बड़ी ही नम्र स्वर में कहा, सुनिए मिस्टर जोसेफ, पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, इसमें आपकी ही भलाई है। मैं आपका केस ले रहा हूं, मगर इस समय आपको एक अच्छे लॉयर की जरूरत है जो आपकी बेल करवा सके।
मगर हमार तो कोनो लॉयर साथे जान पहचान नहीं आछे। এখন আমি কি করি? मेरी जान पहचान है ऐसी बात भी नहीं है, मगर इनका नाम मैंने सुना है, अच्छे लॉयर हैं, आप इनसे संपर्क कीजिए। न्यू अलीपुर में इनका एक घर है। भैया ने एक कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा और जोसेफ को दिया। मैंने कंधे के ऊपर से झांक के देखा कि उस कागज पे क्या लिखा था। बैरिस्टर पीके बासु, क्रिमिनल लॉयर। जोसेफ के पुलिस के साथ जाते ही भैया लगभग उछल के खड़े हुए। चलो एक बार रेस कोर्स हो आता हूँ। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अभी तुम बच्चे हो, अभी से रेस के मैदान में जाने की चाहत है तुम्हारी? मैं कुछ कहता इससे पहले ही भैया अपने सिगरेट के पैकेट और माचिस को जेब में रखकर दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं हर रोज ही इंतजार में रहता था कि भैया कब घर वापस आएंगे और मैं उनके केस से बारे में पूछूंगा, मगर वो 7 दिन भैया लगभग मेरे सो जाने के बाद ही घर वापस आते थे और सुबह देर तक सोते रहते थे। तब तक मैं स्कूल चला जाता था। फिर भी बीच बीच में मुलाकात होने पर केस से जुड़ी हुई चीज़ें बताते थे और मैं उन्हें नोट्स की तरह लिखता था। एक दिन स्कूल से वापस आकर मैंने देखा भैया अपने कमरे में बैठकर अपनी ब्लू डायरी में कुछ लिख रहे थे और एक के बाद एक 4 मीनार खत्म कर रहे थे। क्या हुआ भैया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक भयंकर जाल आंखों के सामने आकर भी सामने नहीं आ रहा है। मेरे सारे हिसाब गड़बड़ा जा रहे हैं तुमसे। जितना इजी ये केस दिख रहा है उतना इजी है नहीं। ये एक बहुत ही घिनौना जाल है, बहुत घिनौना। मतलब? हैप्पी गो लकी का खून रेस में जीतने की वजह से नहीं हुआ है। मैंने पता लगाया है, पिछले कुछ सालों से हैप्पी ये चैंपियनशिप जीत ही नहीं रहा है। चैंपियन था हुकुम चंद नाम का एक काला घोड़ा। इसीलिए मोटिव क्लियर नहीं हो रहा है छोटे, मोटिव क्लियर नहीं हो रहा है। इस केस में तुम्हें सबसे अद्भुत क्या लगा? मरने से पहले हैप्पी गो लकी का वो व्यवहार। मगर वो तो शाम को ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल। गधा, थोड़ा दिमाग पे जोर लगा। अपने मालिक को उसने छूने तक नहीं दिया। इसके बाद भैया ने एक सवाल किया जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। क्यों? और अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम? बुसेफेलस। और ये घोड़े इतने फेमस क्यों हुए? इन्होंने युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था, प्रभु भक्त थे। गुड, यानी घोड़े बहुत प्रभु भक्त होते हैं। तो फिर हैप्पी अचानक अपने मालिक को पहचानने के लिए राजी क्यों नहीं हुआ? कहना मुश्किल था। सपोज घोड़े का मूड ठीक नहीं रहा था, या फिर जिसे हम घोड़े का मालिक समझ रहे हैं वो असलियत में घोड़े का मालिक है ही नहीं। सोच के देख तुमसे, शर्लॉक होम्स की कहानी में भी कुत्ते ने रात को कुछ नहीं किया क्योंकि चोर खुद ही उसका मालिक था। यहाँ पर मैटर जस्ट उल्टा है। इसके बाद केस सॉल्व करने में भैया को सिर्फ 2 दिन का समय लगा और उससे जो सच्चाई सामने आई वो काफी भयंकर थी। राजवल्लभ गोयनका का एक छोटा भाई था, जुड़वा, प्राणवल्लभ, निकम्मा। अपनी किशोर अवस्था में ही वो लापता हो गया था। कई सालों बाद वो अपने भाई राजवल्लभ गोयनका के पास आया और उसकी दौलत और जायदाद में हिस्सा मांगने लगा। बड़े स्वाभाविक कारणों से ही राजवल्लभ ने उसकी मांग को इनकार कर दिया। प्राणवल्लभ गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठा और राजवल्लभ को धमकाने लगा और मामला बिगड़ने पर उसने गला घोटकर राजवल्लभ का खून कर दिया। इसके बाद बड़ी चालाकी से वो खुद राजवल्लभ बन बैठा। वो ये समझ चुका था कि नकली राजवल्लभ बनके वो दुनिया को तो धोखा दे सकता था, लेकिन हैप्पी को वो नहीं धोखा दे सकता था। हैप्पी ने प्राणवल्लभ को पहचान लिया था। इसीलिए जोसेफ को हंटर लाने भेजकर प्राणवल्लभ ने हैप्पी की गर्दन में जहरीली इंजेक्शन घोंप दी। बाकी की कहानी तो खुद जानता है। अफसोस की बात है कि ये केस कभी कहानी के रूप में छपा ही नहीं। राजवल्लभ की कंपनी के ट्रस्टीज ने इसे कभी छपने ही नहीं दिया। राजवल्लभ कोई वारिस नहीं छोड़ गए थे। उनकी इस मौत के बाद कंपनी बिखर जाती और कोई 1000 इंसानों की नौकरी चली जाती। प्राणवल्लभ को राजवल्लभ बनके कंपनी का सारा हिस्सा ट्रस्टीज को देना पड़ा। उसे पुलिस को एक लेटर भी देना पड़ा जिसमें लिखा था कि अब कभी भी वो कोलकाता में वापस नहीं आएगा। ये सारी बात मेरे भैया
पुलिस इंस्पेक्टर और कंपनी के ट्रस्टीज के अलावा अब सिर्फ आप लोगों को पता है। जोसेफ ब्राउन का क्या हुआ? वेल, बैरिस्टर पीके बासु ने उनका केस लिया। उन्होंने कोर्ट में विपक्षी वकील को अपने युक्ति जाल में ऐसा फंसाया कि जोसेफ को कोर्ट ने मजबूरन बाइज्जत बरी कर दिया।